नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कुछ विषय ऐसे हैं जो कि आज लगातार तैर रहे हैं। बहुत से अलग अलग विषय हैं, कुछ कोर्ट से निकल कर आए हैं, कुछ राजनीति से निकल कर आए हैं और भी कुछ ऐसे सामाजिक विषय हैं जिन पर कि आज हम चर्चा करेंगे। पहले ले लेते हैं एक बड़ा विषय जिसे लेकर के कहा जा सकता है कि पिछले कई वर्षों से राज्य की सरकारों और केंद्र सरकार के बीच एक तरीके का कहिए कि कोर्ट के भीतर ये विमर्श चल रहा था कि ये अधिकार किसका बनता है, कानूनी अधिकार, और उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो किससे संबंधित है? वह संबंधित है औद्योगिक शराब से। औद्योगिक शराब मतलब समझिए, ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है वो एथेनॉल का ही एक अशुद्ध रूप है। एथेनॉल जिसका आप समझिए कि अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है, उसका ये अशुद्ध रूप है, जिसका मुख्य रूप से जो इसका उपयोग होता है क्लीनर में होता है, कॉस्मेटिक्स, फ्यूल में, और जो डाई होते हैं, इंक होते हैं, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग होता है। मतलब औद्योगिक उपयोग होता है इसका, किसका? औद्योगिक शराब का, इंडस्ट्रियल एल्कोहल का। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक तरीके से राज्यों को अधिकार दिया है। मतलब इसे राज्यों की बड़ी जीत बताई जा रही है, क्योंकि अब इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को मिल जाएगा। 2010 में 9 जजों की पीठ को जब ये फैसला सौंपा गया था, कौन सा फैसला? जो कि 1997 में आया था। 1997 में 7 जजों की बेंच ने फैसला दिया था और इससे संबंधित मतलब जो औद्योगिक शराब है उसके उत्पादन, निर्माण और वितरण से संबंधित, नियंत्रण से संबंधित जितने अधिकार थे वो केंद्र सरकार को दिए थे। तो अब यह जब राज्यों के अधीन आ गया तो माना जा रहा है कि इससे राज्यों को काम करने का और इस दिशा में और भी मानिए कि औद्योगिक क्षेत्र में राज्यों में जो काम हो सकते हैं या फिर उद्योगों को लेकर राज्यों के जो अधिकार होते हैं उसमें जब वृद्धि होती है तो माना जा रहा है कि इससे राज्यों को राजस्व का बड़ा फायदा होगा। यहाँ पर जो उद्योग आएंगे तो इस नीति के तहत जब राज्य सरकारें ऐसा कानून बनाएंगी, उनका वो प्रतिपालन भी करवाएंगी, नियंत्रण भी उनका खुद देखेंगे, तब माना जा रहा है कि सब कुछ राज्यों के पक्ष में जाएगा और राज्यों की आर्थिक स्थिति और संबल होगी। और माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद अलग अलग राज्यों में इसे लेकर कुछ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और ऐसी योजनाएं रुकी हुई थी वो शुरू हो जाएंगी। जब मैं चर्चा कर रहा था, कुछ लोगों से जानने की कोशिश कर रहा था, तो राज्यों को जब ये अधिकार मिला है तब मानिए कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो गति पकड़ लेगी इसके बाद। क्योंकि 1997 में जब 7 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार को अधिकार दिया था, उसके बाद से ही ये पूरा विषय 9 जजों की बेंच को सौंपा गया था। उसके बाद मतलब करीब 2010 की बात है, ये 9 जजों की बेंच को सौंपा गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 9 जज थे, जो पूरी कहा जाएगा वो बेंच थी, वो फैसला आया, उसमें से 8 जजों ने सर्वसम्मति से मतलब इस विषय पर फैसला दिया जो मैं बता रहा हूं कि राज्यों को अधिकार दिया गया। और अब जब अधिकार मिला तो मैं अब समझिएगा कि इसका कैसे बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। कई इंडस्ट्रीज मैंने जैसी बताई, इसमें फार्मा इंडस्ट्री भी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि इससे उत्पाद प्राप्त करती है, इसका उपयोग करती है, और केमिकल इंडस्ट्री भी इसकी बड़ी ग्राहक है मानी जानी चाहिए। तो ये जब इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी बड़ी हैं, राज्यों को जब अधिकार मिलते हैं तब आप स्पष्ट समझ सकते हैं और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि राज्य के राजस्व में, राज्य की कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियों में कितनी वृद्धि होगी और राज्यों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। ये एक विषय है। दूसरा विषय हम ले लेते हैं जो कि काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब उपचुनाव हो रहे हैं, एकमात्र सीट है रायपुर दक्षिण की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कल ही स्थिति पूरी साफ हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुनील सोनी हैं, प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस की ओर से युवा नेता आकाश शर्मा को अवसर दिया गया है। उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर एक इस प्रकार की राजनीति शुरू हो गई है, या फिर राजनीति मत कहिए, लोगों की भावनाएं ही मत कहिए, आहत भावनाएं इस अलग अलग रूपों में ऐसे सामने आ रही हैं कि इससे ये पता चल रहा है कि टिकट ना मिलने का कितना
विक्षोभ है, एक मातम जैसी स्थिति भी कही जा सकती है, या फिर कहिए कि कुछ मायनों में नाराजगी भी कही जा सकती है। और जब नेता ऐसे नाराज हैं तो उनके समर्थक भी नाराज हैं। हम अलग अलग पोस्ट देख रहे थे, उसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। समर्थक यहाँ तक कह रहे थे आप इस्तीफा दे दीजिए कांग्रेस से, ये भी कह रहे थे कि योग्य व्यक्ति का अधिकार छीना गया। इस बीच कुछ जो बड़े नेता हैं, जो टिकट के बड़े दावेदार थे, प्रमोद दुबे हैं, उन्होंने भी कहा है, ये बातें कही गई हैं। कर्ण का जिक्र उन्होंने किया है, महाभारत का कर्ण था, कहा कि कर्ण रथ का पहिया निकालने के लिए उतरा हुआ था और उसका वध हो गया। ये भी कहा वध तो अब हो गया, नए पात्र आ गए हैं। ठीक है, हालांकि उन्होंने बाद में ये भी स्पष्टीकरण दिया कि टिकट के लिए खूब लड़ा, अब जिसे टिकट मिल गई उसके लिए लड़ेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी भावनाओं को थोड़ा सार्वजनिक स्तर पर संभाला भी कि अब जब टिकट मिल गई है। लेकिन कन्हैया अग्रवाल ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि दक्षिण की जंग में, रायपुर दक्षिण के विधानसभा चुनाव में, जो कि लगातार बदले हुए उम्मीदवारों के साथ बृजमोहन अग्रवाल लड़ा करते थे, तो सबसे कम वोटों से हारने वाले कन्हैया अग्रवाल ही थे। और ये मुकाबला जब इसके परिणाम आ रहे थे तो उस समय एक स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि सांसें अटकी हुई थी, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे कम मार्जिन से हारने वाले कन्हैया अग्रवाल हैं, तो उन्हें भी उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगी। उन्होंने भी कुछ बातें लिखी हैं एक्स पर, कुल मिलाकर एक नैराश्य भाव अपना प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो द्वंद्व कब तक टाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, द्वंद्व कब तक पाला जाए, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि निश्चित रूप से जिन्हें टिकट की अपेक्षा होती है, जिन्हें जो मानकर चलते हैं कि वो बड़े दावेदार हैं, और जब उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो ये नैराश्य भाव आता है। हो सकता है कुछ लोग होते हैं कुछ क्षण के लिए आता है, कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए आता है। लेकिन बात यही है कि अगर ये स्थिति बनी रहती है, बहुत से ऐसे ही पोस्ट आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत से नेताओं को दरकिनार किया गया और एआईसीसी के एक प्रभावी पदाधिकारी की चली और उन्होंने अपने पाले में ये परिणाम ले लिया, टिकट अपने पाले में ले ली। ये सब सारी जो बातें हैं ये चर्चा में है, जो कि मीडिया में अलग अलग हम प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे थे, और भी हम नेताओं से जब बात कर रहे थे, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बात कर रहे थे, कांग्रेस के भी कुछ नेताओं से बात कर रहे थे, तब ये सारी बातें सामने आ रही थी। तो कुल मिलाकर ये स्थिति अभी दक्षिण की बनी हुई है, और ये स्थिति अगर आगे भी बनी रहती है तब दो प्रकार की लड़ाई लड़नी होगी आकाश शर्मा को, एक पार्टी के भीतर, और एक प्रतिद्वंद्विता उनकी जिससे है, जो टक्कर मुकाबला है सुनील सोनी से, वो दूसरी लड़ाई। तो कुल मिलाकर अब स्थितियां, जैसा मैं कल भी कह रहा था, मैं ये बात मैंने कल भी छेड़ी थी और कहा था कि देखिए जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे नए नए आयाम इस उपचुनाव को लेकर नए नए आयाम आपको निकलते दिखाई देंगे, कहिए कि खुलते दिखाई देंगे। तो आप देखिए कि आज ये एक नया डेवलपमेंट है जिस पर कि आज हम चर्चा कर रहे हैं। तीसरी एक खबर है जिसकी चर्चा हो रही है, वो चर्चा है कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का, जो कि अब वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये सीट जीती थी उनके भाई राहुल गांधी ने, जो कि अभी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उन्होंने बाद में ये सीट छोड़ दी थी। अब 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, दोनों जीती थी, और वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ दी थी। अब इस सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब जो 20 नवंबर को यहाँ पर उपचुनाव होना है, तो इस उपचुनाव में अब वो होंगी मुख्य रूप से कांग्रेस की प्रत्याशी। मुख्य रूप से क्या, कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है, और नाव्या हरिदास होंगी उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से। पढ़ी लिखी महिला हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैं, बीटेक की डिग्री उनके पास है, पार्षद रही हैं, और वो अलग अलग पदों पर भारतीय जनता पार्टी में रही हैं। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि वहाँ पर जो मुकाबला होगा तो वही बातें हो रही हैं। हालांकि देखिए, राहुल गांधी को तो वहाँ की जनता ने पूरी तरह से स्वीकार किया था, वो चुनाव जीते भी थे। अब जब प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं,
ये बात है कि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस का संगठनात्मक कार्य होता है उसमें वो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से शामिल होती हैं, लेकिन जो चुनावी कैंपेन होता है, रैलियां होती हैं, वहाँ वो बड़ी सक्रिय भागीदार होती हैं। राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच पर दिखती हैं और तेज तर्रार बातें करती हैं, भाषण देती हैं। तब ये एक पहला अवसर है जब वो खुद चुनाव लड़ने जा रही हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया और कहा कि मैंने बहुत बार आपसे वोट मांगे हैं, कई बार आपसे मैंने मत देने का निवेदन किया है, इस बार आपको मत देना है, मेरे लिए देना है। और उनके इस प्रतिद्वंद्विता करने वाली जो नाव्या जिनकी मैं बात कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनका कहना है कि वो हो सकता है कि 7 दिन यहाँ दिखें सिर्फ। नाव्या ने कहा कि प्रियंका यहाँ पर सिर्फ 7 दिन दिखें कुल मिलाकर, जबकि मैं तो यहीं रहने वाली हूँ, यहीं रहूँगी, आप लोगों के बीच रहूँगी, आप लोगों की समस्याओं के साथ रहूँगी। लेकिन अब देखना है कि क्या कुछ निकल कर आता है जब ये चुनाव होता है और इसके परिणाम आते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। और उन्होंने आभार भी व्यक्त किया मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कि एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आभार इस बात का कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया। तो ये कुछ विषय है जिस पर कि आज हम चर्चा कर रहे थे, किसी महत्वपूर्ण विषय पर, ऐसे विषय पर जिनकी लगातार चर्चा हो रही है। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम में चर्चा है। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।